हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ V2IAS एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट आप सभी लोगों को मैथ्स का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। और मैथ्स में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है DI में हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं जो पाई चार्ट का होता है। पाई चार्ट का क्वेश्चंस कैसे हुआ, हम ज़्यादातर उसमें बोल करके आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में नोट डाउन नहीं हुआ था। तो मे भी हमें ऐसा लगा कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो आज का जो सेशन हम लोग करने वाले हैं वो फिगर तो यहाँ पे ड्रॉ होगा, बट क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि कौन सा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, किस प्रकार का पूछा जा रहा है। उसका आपके पास उसका एक नोट होगा, मतलब उसका अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे तो क्वेश्चंस आपके पास रहेगा। बाकी जो लेक्चर में हम आपको बोल देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो तो पूछा ही जाता है, बट क्या है कि वो क्वेश्चन आपके पास रिकॉर्ड के रूप में नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आज के जो सेशन है, इस सेशन में आपको ग्राफ तो मैं बनाऊंगा और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको होगा वो स्क्रीन पे दिखेगा, ताकि आपके पास भी इसका एक रिकॉर्ड हो और आप समझ पाओ कि कैसा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि ग्राफ पहले हम बना देते हैं, आपको बता देंगे और उस क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना हो, यानी कि सॉल्व करने का क्या बढ़िया से बढ़िया अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखोगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बट उसका सोल्यूशन इतना नॉर्मल होगा आप सोच भी नहीं सकते। चलिए तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसा कि आपको क्वेश्चंस अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इसको पूरा ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को ये नोट डाउन नहीं करना, हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिख रहा हो। मैं अपने लिए इसको लिखा हूँ, आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चंस यहाँ पे शो होगा, आप स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। हर क्वेश्चंस में हम इसको जो है शो करेंगे, इस बड़े वाले को, डेटा को, और क्वेश्चंस भी आपको नीचे शो होगा यहाँ पे। और उसके बाद पढ़ करके आप उसका आंसर घर पे आराम से कर सकते हो जब प्रैक्टिस आप करोगे तब। और यहाँ के लिए मैं अपने लिए यहाँ पे इसको नोट डाउन किया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से कैसे करना है इसको। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में कि इसमें पूछा क्या गया है। तो ये डेटा ये है, डेटा का मतलब है कि कोई मतलब कुछ दिया गया, ये व्यय का मद है। व्यय का मद मतलब व्यय दिया गया है कि वेतन इतना है, और ये क्या नाम है, ईंधन परिवहन है, लाभांश इतना है, कर्ज पर ब्याज है और कर है। तो इसी पे क्वेश्चंस बना है। तो क्वेश्चन कैसा है वो आप ध्यान से समझिए। दिया गया है, दिए गए सभी वर्षों में करों पर कुल व्यय एवं लाभांश पर कुल व्यय के मध्य संगत अनुपात क्या है। जैसे कि आपको क्वेश्चंस भी दिख रहा होगा, दिए गए सभी वर्षों में करों पर कुल व्यय एवं लाभांश पर कुल व्यय के मध्य संगत अनुपात क्या होगा। देखिए जैसे लग रहा है कि कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, और वाकई में अगर इसको आप थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा अगर अलग से दिमाग लगा कर ना अगर करें तो बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है और बहुत सारा समय खर्च होने वाला है आपका। अगर आप ये सोचोगे कि सीधा सीधा हम इसका आंसर ला देंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। कह रहा है कि सभी वर्षों में करों पर कुल व्यय, तो कुल करों पर व्यय है उसका लाभांश, यानी इनको जोड़ना है पूरा, 83, 108, 74, 88 और 98। इनको आप जोड़ करके मतलब एक नंबर में लेके आओगे ही, कहीं पे भी लेके आओगे, एक नंबर में मान लेते हैं यहाँ पे पूरा आप ऐसे करके जोड़ लिए, टोटल यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर कह रहा लाभांश पर, जो लाभांश पर व्यय हो रहा है, ये लाभांश है ना, ये व्यय हो रहा है, इनको जोड़ना है 3, 2.52, 3.84, 3.68, 3.96, इस तरीके से आपको जोड़ना है। और इनको जोड़ करके अब दोनों को जोड़ के जो ला दिए उनका आपको रेशियो निकालना है। रेशियो तो स्टार्टिंग में बताया जा चुका है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म उसका करना है, काट पीट के छोटा करना है। तो बताइए कि ये क्वेश्चंस कैसे आप कर पाओगे इतना इजी वे में कि हमें जोड़ना भी ना पड़े और आंसर भी हमें पता चल जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं, और उसका नाम है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, जो कि हम बार बार कहते हैं कि
ऑप्शन का सहारा जरूर लीजिए। अगर ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आपका आधा समय ऐसे ही बच जाएगा, आपको पता चल पाएगा कि आंसर मेरा यही है। कंफर्मेशन करने के लिए आप उसका दूसरा उपाय कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं। तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स हम लगाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, पहले दिया है कि सभी वर्षों में करों पर कुल व्यय, तो करों पर कुल व्यय का जो अनुपात होगा वही पहले पूछा है। तो आप देख पा रहे हैं ये लंबी लंबी मतलब है डेटा, इनको जोड़ने के बाद जो डेटा होगा वो बड़ा आएगा, मतलब पहला वाला डेटा हमारा बड़ा आएगा। यानी कि अनुपात जब भी आप निकालोगे तो पहला वाला जो डेटा होगा वो पहला वाला बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। तो देखिए पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा, ये तो पहला छोटा दूसरा बड़ा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी पहला छोटा दूसरा बड़ा है, ये दोनों ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब हम बात करते हैं बी और सी में। तो बी और सी में देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, रेशियो का एक वो देखते हैं मल्टीप्लाई, गुना देखते हैं कितना गुना है। आप देख पा रहे हो कि ये 13 है और ये 25 है, तो लगभग लगभग 2 गुना के आसपास है। कितना गुना के आसपास है? छोटी वाली यूनिट का 2 गुना है बड़ी वाली यूनिट। ध्यान से समझिएगा, तो छोटी वाली यूनिट यानी 3 का क्या 83 2 गुना है? आप कहोगे नहीं सर बहुत ज़्यादा है, ये लगभग 30 गुना के आसपास है। और ऑन एवरेज देखें तो 20 गुना आसपास तो होगा ही होगा, 20 गुना के आसपास तो होगा ही होगा। आप देखिए ये इसका के गुना है, फिर इनका के गुना है, इसका के गुना है, फिर ये इसका के गुना है, तो लगभग 20 गुना से ज़्यादा का है। यानी 2 गुना तो नहीं है, 20 गुना के ज़्यादा का दिख रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, 17 से 451 कितना गुना है? तो 17 गुना 34 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 121, तो 17 7 119 यानी कि 27 गुना के आसपास दिख रहा है। वही लगभग यहाँ पे भी वही है 27 गुना के आसपास। तो ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कि हम देखिए हम कहीं पे भी ना एडिशन करें, ना हम काट पीट कहीं करें, ना ही हमें कहीं कुछ कोई भी कैलकुलेशन करना पड़ा, थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेना पड़ा और ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। आंसर कौन सा है? तो सी वाला आंसर है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखा होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लिए ही होंगे, उसमें है आप सी वाला मार्क करिएगा, यानी कि 451 अनुपात 17 होगा। तो इस तरीके से इन डेटा के आधार पर क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। तो कैसा लगा अप्रोच आप लोग जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और बताइए कि देखिए हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पेन चलाना ही पड़े। क्वेश्चंस हम देखेंगे, हालांकि क्वेश्चन इजी नहीं है, बट ये को करने का जो तरीका हम लोगों का है वो बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, आसान हो गया। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन और पूछा गया है। सेम डेटा तो सेम रहने वाला है, बट क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा कि वर्ष 2001 में ईंधन एवं परिवहन पर व्यय उसी वर्ष में वेतन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत पूछ लिया, ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन में आपको बता दूं क्या क्या है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा 34.54, 34.54, 39.22 और उसके बाद 33.57 और 39.58, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन है। क्वेश्चंस क्या है वो आप लोगों ने देख ही लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे। तो वर्ष 2001 में ईंधन एवं परिवहन पर व्यय, ईंधन एवं परिवहन पर व्यय, जैसे ईंधन एवं परिवहन पर व्यय दिया है 2001 में कितना है, 133 है। तो कह रहा है ये कितना प्रतिशत है वेतन पर, वेतन पर हुए व्यय का। तो वेतन पर 336 है, यानी कि 133/336
गुना 100 कर देंगे और ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। बट क्या ये कैलकुलेशन इतना आसान है कि आप तुरंत इसका आंसर ला पाओगे? तो जवाब आएगा अंदर से नहीं, ये आसान नहीं है, इसमें समय लग सकता है। तो हम देखेंगे कि बिना समय खर्च किए, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक फिर यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अप्रॉक्स हम लगाएंगे और अप्रॉक्स के अनुसार हम आंसर बताएंगे कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करना है स्मार्ट तरीके से। आप ध्यान से समझो, ये जो 336 है, इसका अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा? ध्यान से समझो, तो आप कहोगे कि सर 33.6 आएगा। कितना? 33.6 आएगा। अब ध्यान से देखिए, 10% अगर आप निकालो तो ये 33.6 नहीं ना है, 133.6 है। तो 13.3 है ये। अब देखिए, वैसे 133 है तो कितना गुना है? आप अगर 4 से करो, 4 से गुना करो इसमें, तो कितना हो जाएगा लगभग? ये तो 10% की वैल्यू हो गई ना। अगर 4 से गुना करो तो 4 छाक 24, 4 3 12 1 13, 133.4 और 10 चौक 40% हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि 133 का ही हमें निकालना था और 133.4 का आ गया, यानी कि 133.4 होता तो 40% होता। 4 3 12 2 14 हो गया यहाँ पे, सॉरी 134.4। तो 134.4 का हो गया 40%, यानी कि 133 का अगर निकाले तो 40% से थोड़ा कम होगा। तो 40% से थोड़ा कम होगा, तो 40% से थोड़ा कम आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 39.58, वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर बात करोगे 39.22 का, तो वो ज़्यादा कम है, आधे % से ज़्यादा कम है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। नहीं तो अगर आप सॉल्व ही करना चाहते हो तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा कैलकुलेशन में कि ये कितना हो जाएगा, 13,300 हो जाएगा, भाग करना है 336 का, फिर काट पीट करेंगे, उसमें लंबा समय जाने वाला है आपका। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। अगर देखिए यहाँ पे डीएस का हम यूज कर सकते थे, बट डीएस मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी तक। तो डीएस हम वैदिक मैथ में पढ़ाते हैं और वैदिक मैथ का सेशन अभी लिया नहीं गया है, तो वैदिक मैथ में सारा कैलकुलेशन वगैरह सब पढ़ा दिया जाता है। ये तब वहाँ पे आपको डीएस सिखाया जाता है, बट डीएस यहाँ पे भी यूज नहीं होगा क्योंकि नीचे का आपका क्या आ रहा है, 3 6 के मल्टीपल में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग तब भी अप्रोक्सीमेशन ही लगाते। तो कैसा लग रहा है ये अप्रोच देख करके? आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन ही क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा इस डेटा का, फिर हम लोग अलग लेने वाले हैं। तो ये जैसे आपको मैं बता दूं, ये था क्या, पाई चार्ट हम लोग पढ़े थे। पाई चार्ट के बाद ये था तालिका पर आधारित प्रश्न, तो डाल दीजिएगा ये तालिका पर आधारित प्रश्न था। हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले क्या थे, तो इसके बाद पढ़ने वाले थे हम लोग बार ग्राफ। तो बार ग्राफ ना पढ़ करके हम लोग तालिका पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि तालिका भी जरूरी है, इसमें थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, इस वजह से इसको पढ़ा दिया जा रहा है ताकि डर खत्म हो जाए, उनको लगे कि हाँ आसान तरीके से हम कर सकते हैं। बट इसके बाद हम लोग बार ग्राफ ही करेंगे। बार ग्राफ के बाद हम लोग रेखा ग्राफ करेंगे, यानी रेखा चित्र करेंगे। रेखा चित्र या तो हो सकता है इसके पहले, इसके बाद हम लोग रेखा चित्र, जैसा सिक्वेंस होगा कंप्यूटर में, जो क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, उसके अनुसार ही हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये तालिका के बाद क्या है, हमें लगता है कि रेखा ग्राफ ही आएगा, तो रेखा ग्राफ हम लोग पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले सवाल। जैसे अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, लिखा है वर्ष 2001 में सभी मदों को मिलाकर कंपनी का कुल व्यय कितना है। 2001 में सभी मदों को मिलाकर कंपनी का कुल व्यय कितना है। जो भी कंपनी थी जिसका ये व्यय है, जो मद है, वो कितना है, ये आपको बताना है। तो चलिए कर लेते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। आप ऑप्शंस देख रहे होंगे, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार का 590, 598,
597 और 597.08 इस प्रकार का आपका ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेंज का यूज कर सकते हैं। मतलब लगभग में अगर हम देखें, या फिर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको, डबल यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, जैसे कि वैदिक गणित का कोई पोर्शन नहीं पढ़ाया है। अगर वो आप पढ़ लोगे पहले से तो फिर ये सारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और बहुत कम समय में आप पूरा सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। 2001 में जब हम इसको देखेंगे, सभी मदों का खर्च 336, 133, 3.68, 36.488 इस प्रकार का, यानी कि पॉइंट से संबंधित है, पॉइंट से संबंधित है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो पॉइंट आएगा, क्या आएगा? पॉइंट आएगा। तो जब जोड़ेंगे पॉइंट आएगा, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि पॉइंट के बाद कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है, पॉइंट आना है, तय है। तो आप ये देख पा रहे हो कि किस ऑप्शन में पॉइंट लगा हुआ है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में पॉइंट लगा हुआ है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि हम जोड़े पड़े हैं, मतलब लगातार एकदम मशीन के जैसे काम कर रहे हैं। क्या होता है कि मशीन में जो भी इनपुट डाल दिया जाता है वो ऐसे ही आउटपुट देती रहती है। ऐसे हम लोगों को नहीं बनना है, मशीन नहीं बनना है कि फॉर्मूला और रट्टा मिल गया और समझ में आ गया ऐसे ही करना है, चलो जोड़ते हैं और ऐसे से करते हैं, नहीं। हमें थोड़ा सा माइंड सेटअप भी अपना देखना है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, किस तरफ से मेरा माइंड सेट हो रहा है, क्वेश्चंस का किस नज़रिए से देख रहा है, ये सब कुछ देखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बस लगे पड़े हैं दम लगाने के झोंक में है। कोई देखिए 336 में जोड़ेंगे 133, तो देखिए कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 400 कितना हो जाएगा, 3 3 6 470 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे 473.68 हो जाएगा। फिर 36 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 597 जाएगा लगभग। अब 68 में 40 जोड़ देंगे तो ये भी पहुंच जाएगा 12, यानी कि 96 हो जाएगा, और 0.8 ये लास्ट में 88 जा करके बचा देगा। तो देख लीजिए ये आपका 8 बचाएगा, क्योंकि 4 के बाद 0 होगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 6 4 10 0 आएगा, 8 0 आएगा। तो देखिए 8 और 0, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको जोड़ के ही सॉल्व किया जाए। वैसे देखिए ना, अगर हम सबको ऐड करें तो हमें पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको यस सर मिलेगा। तो कौन से ऑप्शन में पॉइंट है, बस इतना देख लीजिए ना, ऑप्शन नंबर डी में पॉइंट है, वही आपका आंसर है। अगर ऐसा होता कि सारे ऑप्शन में होता पॉइंट, तब हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाते और ये देखते कि ये 36.40 लिख सकते हैं ना, तो 0 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 4 को 6 में जोड़ेंगे तो 10 की जगह पे 0 आएगा। डबल यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि दशमलव के बाद 0.8 आना तय है। और ऐसा अगर ऑप्शन डी में दिखा तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आप ऐसे कह सकते हो कि सर हर ऑप्शन में दशमलव के बाद 0.8 हो, तो ऐसा नहीं है, हर ऑप्शन में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो रेंज गड़बड़ होगा, 597 नहीं होगा फिर ना, फिर 297, 203, 210, 200, 400 के आसपास होगा, मतलब रेंज कम हो जाएगी उसकी। तो सब कुछ लेकर के चलना, कोई जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चों की तरह नहीं जिद हो जाए, अरे सर सब में हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कुछ इसी प्रकार के आते हैं, अगर इस प्रकार के आएंगे दशमलव के बाद 0.8 लगे रहेगा तो रेंज उनका गड़बड़ हो जाएगा, 500 के नीचे आ जाएगा, 500 के ऊपर चला जाएगा। तो आप जोड़ के देख लोगे 3 1 4, अब इनको लगभग मिला के जोड़ेंगे तो 500 आएगा, तो 500 आएगा, उसके बाद 0.08 ही आएगा, तो बस बात खत्म। 500 के बाद 0.08 आ गया, बाकी रेंज सबका कम हो जाएगा, 300, 400, 200, 600, 800, तो रेंज के हिसाब से भी तो देख लेंगे हम आंसर। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में के बीच शेयर करिए और बताइए कि मैथ्स में जो DI पोर्शन होता है जिससे बच्चे डरते हैं, वो देखिए कितने आनंदमय के साथ और कितने ईजी वे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अंक तालिका वाला भी खत्म हो गया, यानी तालिका से संबंधित प्रश्न इसी तरह के कुछ आते हैं, वो भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं
रेखा ग्राफ पर, यानी कि रेखा ग्राफ से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं। हालांकि उससे प्रश्न बहुत इजी भी बनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेखा होती है वो, तो मतलब डिफिकल्ट नज़र आता है बच्चों को, इस वजह से उसमें प्रश्न जो बनते हैं ना वो बहुत इजी तरीके के बनते हैं। उसको भी देख लेते हैं, और उसको जब देख लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद चलेंगे बार ग्राफ पे, और फिर उसके बाद लास्ट का जो भी बचा रहेगा सेशन वो हम लोग देख लेंगे। चलिए, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, तो फिगर भी बनाना पड़ रहा है और आपको समझाने के लिए बस, बाकी आपको क्वेश्चंस में तो दिख ही रहे हैं फिगर वगैरह, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग जो लेके रखेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे घर पे बढ़िया से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेखा ग्राफ से संबंधित किस टाइप का प्रश्न आता है। तो रेखा संबंधित प्रश्न देखने में ही थोड़ा देखिए डरावना टाइप का लग रहा है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल आते हैं, मतलब कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बट जो भी लेवल के होते हैं हम लोग वो सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, लिखा है हाउ मच डिड कंपनी गेन इन एवरेज प्रेजेंट इन पास्ट ईयर, मतलब कि कंपनी द्वारा विगत वर्षों में अर्जित औसत प्रतिशत लाभ कितना है वो आपको बताना है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है ध्यान से समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम औसत निकालेंगे तो सबको ऐड करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले तो ग्राफ को समझना है, ग्राफ समझ में आ जाएगा क्या कितना पॉइंट है ये समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से जो है एवरेज निकाल सकते हो। तो सबसे पहला तरीका देखिए, ध्यान से समझिएगा, औसत निकालने का सबसे बेसिक तरीका मैं पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद एडवांस तरीका मैं बताऊंगा। तो 2005 की अगर हम बात करें तो ये देखिए 2005 में क्या है, तो ये बीच का 20 और 40 के बीच का 30 होता, लेकिन ये 20 और 30 के बीच में भी है, देखिए यहाँ पे बीच में है, यानी कि ये 25 है, ये कितना है 25, समझिए। 2006 की बात करें तो देखिए ये पूरा बीचों बीच है, 60 और 40 के बीच में क्या आएगा, 60-40 के बीच में हम आप तो आएंगे नहीं, इसमें आएगा 50, तो ये क्या होगा आपका 50 है, देखिए यहाँ पे 50 हो गया। यहाँ पे ऐसे ही 70 है, यहाँ पे देखिए तो ये 60 और 40 के बीच का नहीं है, ये 40 और 50 के बीच का, देखिए यहाँ पे ये बीच का है, 40-50 के बीच में क्या आता है तो 45 आता है। और उसके बाद लास्ट वाला अगर हम देखें तो 60 और 80 के बीच का नहीं है, 60 और 80 के बीच यहाँ आएगा और वो 70 आएगा, लेकिन 70 और 60 के बीच का है, यानी कि ये 65। तो ये नंबर हो गया। अगर आपको एवरेज निकालना तो क्या करोगे आप, नॉर्मल तरीका, नॉर्मल बच्चे करते क्या हम 25, 50, 70, 45, 65 को जोड़ लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, वही क्या है आपका आंसर आ गया। एक तरीका मैंने आपको और बताया था जिसका नाम था डेविएशन मेथड। हम पहले से एवरेज मान लेंगे कि एवरेज हमारा इतना है, उसके बाद उसमें सिंपलेस्ट करके चले जाएंगे और आंसर आपका इजी तरीके से आ जाएगा। बट उससे भी इजी तरीका यहाँ पे ये है कि सारा नंबर जो है 5 के मल्टीपल में है, तो क्यों ना हम पहले से ही 5 से डिवाइड कर लें। क्यों 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबरों की जो संख्या है वो 5 ही तो है। औसत क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो सभी संख्याओं का योग करें बटे 5 करें, बात एक ही है, या सबको 5 से भाग दे करके ऐड कर लें, बात एक ही है, वो आसान लगेगा आपको। अगर इसमें हम 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 25 में 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, 50 में करेंगे तो हो जाएगा 10, 70 में करेंगे हो जाएगा 14, 45 में करेंगे तो 9 और 65 में करेंगे तो 13। अब ध्यान से समझिएगा, 13 दूना 26 और 10 दूना 20, 26 20, तो आप कहोगे सर 26 और 20 हो गया 46, और 46 और 5 तो हो गया 51, यानी कि जो एवरेज हो गया वो 51 हो गया। जैसे कि आपको ऑप्शंस दिखाई होगा क्वेश्चंस में, उसमें क्या था, तो दूसरा नंबर था ऑप्शन में 51, और वही क्या है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे, या फिर अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 255 आएगा जब जोड़ोगे, तो 50, 25, 75 और 70, 75 होता था 150 होता, तो 150 में 40 जोड़ लेते 190, और ये हो जाएगा 155। 155 में 5 से भाग दे देंगे तब भी हमारा कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम औसत निकाल सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेम ग्राफ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसा कि आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लिए, तो अब सेकेंड क्वेश्चन के बाद हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे सेकेंड वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, और उसमें क्या है लिखा हुआ, यदि वर्ष 2006 में कंपनी का कुल व्यय 75,000 रुपया है या 75,000 रुपया था, तो उस वर्ष कंपनी की आय व्यय से क्रमशः अनुपात क्या था। आय और व्यय,
अब ध्यान से समझिए, कंपनी क्या होती है, कंपनी का आय होता है और व्यय होता है और लाभ होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अपने ये छोटे मोटे मतलब वर्करों की बात करें तो जो लोग प्रॉफिट का मान निकालते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करते हैं, क्रय और विक्रय, बस मतलब यानी कि कितने में खरीदें और कितने में बेचें, वहाँ से वो प्रॉफिट कर लेते हैं। वह कंपनी क्या होती है, कंपनी का आय क्या होता है, तो कंपनी का आय उनका जो है व्यय प्लस लाभ होता है, व्यय प्लस लाभ होता है, उसमें व्यय भी इंक्लूड रहता है डायरेक्ट। देखिए अब वहाँ पे लाभ अगर हमें निकालना हो कंपनी में तो हम आय माइनस व्यय करते हैं, आय माइनस व्यय करते हैं, वो हमारा लाभ निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि कंपनी में जो आय थी और जो व्यय था उनका अनुपात क्या था। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब 2006 में हम देखेंगे डेटा तो हमको दिखेगा कि 2006 में जो कंपनी का लाभ है, ये जो है आपको मैं बता दूं तो ये लाभ का चार्ट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये किसका चार्ट है, तो ये पूरा लाभ प्रतिशत है, ओनली लाभ। तो 2006 में लाभ कितना है, 50% है, लाभ कितना है 50। तो यानी कि आय जब कहेगा आय, अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है 75,000 को भी इंक्लूड करके चलेंगे, तो 75,000 को इंक्लूड करके नहीं चलना है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जब आय और व्यय से मतलब है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझिए। आप लिखोगे यहाँ पे, देखिए आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है व्यय प्लस लाभ, व्यय प्लस लाभ। अब ध्यान से समझिए, व्यय हमेशा 100% होता है, व्यय हमेशा 100% होता है, मतलब जिसको हम सीपी मानते हैं, ये आपका सीपी क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य ऐसे होता है। बट कंपनी के अनुसार कुछ बदल जाता है, फिर ये 100 में प्लस लाभ करेंगे, 100 हमेशा 100% होता है, लाभ हो गया कितना 50 है, यानी कि 50 हो गया। तो यानी कि आय कितना हो गया, टोटल 150 हो गया। बस इतना ही काम करना है, ये काम लिख के नहीं करना है, ये काम आपको अपने दिमाग में सोच लेना है। तो आप सिंपल कुछ करोगे नहीं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे होना क्या है, तो आय और व्यय, आय और व्यय, तो 50% का लाभ है, 50% का लाभ यानी उसकी कुल आय, कितनी आय हुई होगी, कितना उसके पास इनकम आया होगा, उसमें उसका खर्च भी तो शामिल होगा। तो खर्च और प्लस लाभ को अगर शामिल किया जाए, यानी कि व्यय प्लस लाभ को शामिल किया जाए, तो ये 150% होता है। और व्यय कितना होता है, तो 100% ही होता है। बस इतना ही करना है। अब यहाँ से देख लीजिए, काट लीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ऑप्शन कितना आ गया, 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम इन इतने बड़े क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 75,000 का क्या मतलब है, तो 75,000 को भी लेकर के मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ। अब देखिए व्यय कितना है 75,000, तो व्यय आप ध्यान समझिए, व्यय होता कितना है 100%, तो 100% व्यय है। अब चलिए देख लेते हैं एक बार, व्यय आपका 100% है, तो 100% का मान 75,000 है। आय आपको निकालना है, यानी कि 150% का मान निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा, तो 75,000 जो आपका व्यय है, व्यय 75,000। अब ध्यान से समझिए, 100% का मान अगर 75,000 है, तो लाभ अगर निकालना हम लोग चाहें तो लाभ 50% है, यानी 75,000 का आधा 37,500 बोल सकते हैं। बस उसकी जरूरत तो हमें है नहीं, हमें आय की जरूरत है। तो आय कितना है 150%। यदि 100% का मान 75,000 है, तो 150% यानी आय का मान कितना होगा, ये 75,000 आपका 100% है, तो 100% यानी 75,000 में आधा यानी 50%, यानी कि 37,500 जोड़ दें तो ये आपका व्यय हो जाए, आय हो जाएगा। तो जरा जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 7 5 12 हो गया कितना, देखिए 1,12,500, 1,12,500। अब आय और व्यय का यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तब भी वही बात होने वाली है। ध्यान से समझिए, आय और व्यय यानी 1,12,500 अनुपाते 75,000, 2 0 2 0 कैंसिल हुआ। अब ध्यान से समझिए कैसे कटेगा ये, तो
हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए 25 से अगर काट दिया जाए तो 25 से भी काट सकते हैं। 25 तियाँ 75, 25 से काट देते हैं तो 25 चौका 100, 25 25 125, 15 दूना 30, अब 15 तियाँ 45। आंसर देख रहे हैं आप, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आया, बट आपके टाइम में चेंजिंग आ जाएगा। जो भी आप समय खर्च करोगे क्वेश्चंस पे, जो भी क्वेश्चंस आप लगाने के लिए सोच रहे हो आगे, वो आपसे नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका समय यहीं पे जायज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो जब आपका समय नुकसान हो जाएगा फिर अगले क्वेश्चंस में उस समय का हम कैसे प्रयोग कर पाएंगे, आप बताओ। यानी कि एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आप सही क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं, जरूरी ये भी है कि आप कम से कम समय में सही क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं। यानी कि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन बहुत जरूरी होता है। कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व अगर हो रहा है तब तो समझ लीजिए कि एग्जाम आपसे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं बट उनसे एग्जाम कोई नहीं निकलता है। क्वेश्चन लगाना ही आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। तो मैं बार बार इस पर जोर देता हूँ, बार बार हर लेक्चर में मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि ऐसा तरीका आप सीखो, ऐसा तरीका सीखो जिसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किया जा सके। तो इसीलिए मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश करता हूँ। जिस क्वेश्चन के लिए जितना ही बेस्ट अप्रोच हमारे दिमाग में आता है मैं आप लोगों के सामने वही रखता हूँ। यानी कि कहीं पे भी हम किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। नहीं कि चलो ऐसे क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी ही बता दें। क्वेश्चन सॉल्व करना सबको आता है। कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं बट उसका क्या मतलब है। हमें बेस्ट अप्रोच देखनी है कि जिसमें कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए, आप देख पा रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम लोग चलते हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन के पास। और बेहतरीन, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो लगेगा कि सर बहुत आसान है। आसान है, बिल्कुल आसान है, बट गलती कर देते हैं लोग। अभी ध्यान समझिए, गलती ये करते हैं कि वो दूसरा तरीका अपना लेते हैं। दूसरा तरीका अपनाने का मतलब क्या? ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। मैं आपको स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, इस सवाल में मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड लगने चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है कि वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा लाभ के प्रतिशत का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान से समझते हैं करना कैसे है। तो 2009 में जैसे हम देखेंगे तो 2009 में डेटा है 65। कितना है? 65। मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया, आपको बता दिया है लिख करके, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। उससे क्या होगा? उससे आप लोगों को जो मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा क्वेश्चन सारा सही हो रहा है और कम समय में हो रहा है। यानी कि एक तरह की अलग एनर्जी बिल्ड होगी अंदर और आप जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओगे और सही कर पाओगे। तो 2009 में कितना है? 65% है। उसके बाद कह रहा है 2005 में जो लाभ है वो कितना है? तो 2005 में 25 है। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई 25 से अगर 50 होता है तो आप सीधे कहोगे सर 200% हो गया। कितना हो गया? अगर 100% आपका 25 है तो अगर वो 50 हो गया तो आप कहोगे कि सर जी दुगना हो गया, मतलब 200% हो गया। लेकिन 50 से भी अगर ज़्यादा है, 50 से भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर 15 ज़्यादा है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, इस 25 पे अगर आधा ज़्यादा होता, आधा, तो 12.5 ज़्यादा होता। कितना ज़्यादा होता? 12.5। यानी कि 100% तो हो ही गया ना, आधा और, यानी कि 250%। लेकिन 12.5 से भी ज़्यादा है 2.5, तो 2.5, आप 25 का 2.5% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 25 का भी अगर 2.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ध्यान से समझो, तो 25 का भी अगर 2.5% निकालोगे सीधे 10% हो जाएगा। मैंने आपको बताया है पहले ही परसेंटेज चैप्टर में कि जब किसी भी नंबर में एक डिजिट के बाद अगर आप पॉइंट लगाते हो तो उसका 10% होता है। जैसे कि अगर 25 लिखा है, 5 के बगल में अगर आप पॉइंट लगा दो, 2.5 लिख दो, यानी वो 25 का 10% हो गया। बात समझ में आ रहा? यानी कि 25 से 50 हुआ तो 200% हुआ, और 50 नहीं है 15 और ज़्यादा है। 15 की बात छोड़ो, आप
25 का आधा यदि बढ़ जाएगा 12.5, तो 25 यदि अपने आप में 100% है और आधा बढ़ा दोगे तो 50% बढ़ जाएगा, यानी कि 200 से 250 हो जाएगा। लेकिन फिर आप देख रहे हो कि 12.5 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 15 बढ़ रहा है, यानी 2.5 और बढ़ाना है, तो 25 का 2.5 10% होता है, यानी कि 250% न होकर के 10% और एक्स्ट्रा होगा। आप कह सकते हो कि 260% होगा। आपको लगेगा सर जी इतने करने में बहुत सारा समय मेरा जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा समय। विदाउट पेन आप कर सकते हो, जिसको पेन फ्री हैबिट बोलते हैं। पेन फ्री हैबिट अगर आपने मतलब प्रैक्टिस कर रखी है, बना रखी है पेन फ्री हैबिट, तो फिर किस क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत नहीं है। और अब सीधे के होगे कि सर 25 है, अब 65 है, तो आपको सीधे सीधे दुगुना दिख रहा है, यानी 200 उससे भी ज्यादा दिख रहा है, यानी 250 के बाद भी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 2.5 ज्यादा है, तो 25 का 2.5 10% होता है, यानी कि 260%। इन सबों से भी अगर आपको नहीं निकल के आता है, सामने कोई भी नहीं समझ में आता है, तो कुछ ना करो आप 2009 में देख लो डेटा कितना है 65, 2005 में डेटा देख लो कितना है 25%। निकालने के लिए आप कर दो 100 का गुणा, 25 चौक का 100, 65 चौक का तो आप सबको पता होगा, 4 5 20, 4 7 24, 2 26, आ गया कि नहीं आ गया? 260। आपको लगेगा सर ये तो कैलकुलेशन बहुत आसान हम कर सकते थे। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, नो डाउट, बट इस कैलकुलेशन को करके समय क्यों जायज करोगे? पेन चलाओगे तो कुछ सेकंड जाएगा कि नहीं जाएगा आपका? तो पेन भी नहीं चलाना है, सीधे माइंड प्रोसेसिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ये जिसको थॉट प्रोसेस बोलते हैं। हम तो यही कहते हैं कि मतलब हर क्वेश्चंस में केवल थॉट प्रोसेस ही अपनाना चाहिए। उस क्वेश्चन को इतना सोच लो कि विदाउट पेन हो जाए वो, या कम से कम पेन लगा करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को विदाउट हम पेन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बने होते हैं जिनके लिए पेन चलाना जरूरी है, बट कम से कम चलाओ, आप कैलकुलेशन कम से कम करो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के ट्राई करिएगा जरूर। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन कैसा है। कह रहा है कि यदि वर्ष 2005 और वर्ष 2007 में कंपनी की आय कितना है 6,80,000 प्रत्येक थी। कितनी? 6,80,000 प्रत्येक थी। प्रत्येक का मतलब समझ रहे हैं, 2005 में भी वही थी, 2007 में भी वही थी, इतना मतलब समझिएगा। तो कह रहा है कि तो वर्ष 2005 और 2007 में कंपनी के व्यय के बीच कितना अंतर है? आय और व्यय के बीच का अंतर पूछा है, तो ध्यान से समझिएगा। आय और व्यय के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे? पहले हम आय निकाल लेते। आय प्रत्येक थी, तो प्रत्येक आय थी, और यहाँ पे व्यय निकाला है, तो यानी कि व्यय आपको निकालना पड़ेगा, 2005-7 का व्यय निकालना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं 2005 में डेटा क्या है। तब कहोगे सर जी 2005 में डेटा 25 है, यानी 25% का लाभ हो रहा है। तो जब 25% का लाभ हो रहा है तो आय कितनी हुई होगी उसकी? 125। 125 में 25% लाभ हो रहा है ना, 100% तो हमेशा उसका व्यय होगा। तो 125% उसकी आय हुई, और 125% की जो वैल्यू है वो कितनी है? तो वो है 6,80,000। ध्यान से समझिएगा, 125% की वैल्यू 6,80,000 है। तो आप निकाल दो सीधे सीधे, अब ध्यान से समझिए, सीधे सीधे कैसे निकलेगा ये? 125 1% डायरेक्ट अगर हम निकालें 1%, 125 से ये कटेगा 8 बार में। कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। और इधर देखिए कितना हो जाएगा, तो 8 का गुणा करोगे, 8 8 64, 8 6 48, 48 और 6, तो 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54। 100% करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 4, 0 है ही, 2 0 और, यानी कि 5,44,000। कितना हो जाएगा? 5,44,000। ऐसे ही हम लोग अगले को निकाल लेते हैं। अगला क्या है? अगला कह रहा है कि 2007 में जो लाभ है वो 70% है, तो यानी कि 170, कितना? 170% का मान निकाल लीजिए आप। तो 170% का मान दिया है 6,80,000, तो 1% का मान निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 गया, 17 चौके 68,
यानी कि 4000 ये हो गया। 100% निकालेंगे तो ये 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 लाख। पहले कितना आया? 5,44,000। बाद में कितना आया? 4 लाख। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो निकाल लेते हैं। 5,44,000 में से 4 लाख घटा देंगे, 1,44,000 आपका बच जाएगा। और यही क्या है इसका आंसर है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ये कितना क्वेश्चन लेंथी नहीं है ना, क्वेश्चन हार्ड है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब देखिए ये इसका बेस्ट अप्रोच। आप कहोगे सर ये 1% क्यों लिखे हो बीच में, आप 1% बीच में क्यों लिखे हो? हम डायरेक्ट 100% लिख सकते थे, बट वो आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से हमने 100% लिखा। 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर भी चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो 1,44,000 बिल्कुल आ जाएगा। और यही क्या है आपका आंसर है। तो देख पा रहे हैं कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि यदि वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ 90,000 रुपए था तो उस वर्ष कंपनी की आय कितनी थी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन। इसमें तो आपको पेन नहीं लगाना है, इसमें आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करना है, एकदम आसान है ये। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि कंपनी का जो लाभ है वो 90,000 है। तो 2008 में अगर हम लाभ देखेंगे तो 2008 में लाभ कितना है, तो 45। कितना है? 45 है। तो यानी 45% का मान दिया है 90,000। तो आप कहोगे सर 1% का मान कितना है? 2,000। 1% का मान कितना है? 2,000, यानी कि जस्ट डबल। 45 का मान 90, 45 का मान 90, आगे तो 1000 लगाइए। कह रहा है कि उसकी आय कितनी होगी। ये बताओ कि अगर लाभ उसका 45 है तो आय कितनी होगी, तो आय 145 होगी। आय कितनी होगी? 145 होगी। 145 का डबल कितना होगा? आप कहोगे सर 290। 145 का डबल 290। बहुत आसान है ये, इसमें तो कुछ नहीं है। 45% का मान 90,000, तो 145 का मान निकालना है। आप देखोगे ये कितना गुना? 2 गुना। इसका भी कितना गुना? 2 गुना। तो 145 का कितना हो जाएगा? 290। 1000 तो लगेगा ही, यानी कि 2,90,000। 2,90,000। जैसा कि आपको ऑप्शन फर्स्ट वाला दिख रहा होगा या दिखा होगा फर्स्ट वाला, उसमें क्या है? 2,90,000 आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस हो गए। जितने भी तरीके के बनने होते हैं एग्जाम में आते हैं वो सारे आप लोगों को बता दिए गए। अब हम लोग इस ग्राफ को ही चेंज करते हैं। ग्राफ को चेंज करने का मतलब कि हम लोग अगले ग्राफ पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं बार ग्राफ, दंड आरेख, जिसको बोलते हैं दंड आरेख या बार ग्राफ। तो चलिए समझते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को और देखते हैं कि कैसा किस प्रकार का क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बदल गया है, अब ये आ गया बार ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ? बार ग्राफ, जिसको दंड आरेख बोलते हैं। तो दंड आरेख से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग आज इसको समझ लेते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, आप दिख रहा होगा फिगर बनाने में हमें बहुत सारा समय लगा है। मैं आपको ये फिगर स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे हो जाएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और ये समझ जाओगे कि जो इस कलर से लिखा हुआ है यहाँ पे बनाया गया है वो CD है। जो थोड़ा हल्का है पर ब्लैक से है तो पेन ड्राइव है, और जो लाइन मोटी लाइन वाली है उसको कीबोर्ड से दर्शाया गया है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, ये CD है, ये पेन ड्राइव है, ये कीबोर्ड है। ये CD है, पेन ड्राइव है, कीबोर्ड है। CD है, पेन ड्राइव है, कीबोर्ड है। CD है, पेन ड्राइव है, कीबोर्ड है। CD है, पेन ड्राइव है और कीबोर्ड है। और यहाँ पे कुछ वर्ष लिखे गए हैं 2005 से लेकर के 2009 तक। और यहाँ पे ये कुछ बिक्री दर लिखा गया है, जो भी इसका है, ये जो भी मतलब उत्पादन होता है इसका उत्पादन दर लिखा गया है यहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते हो, ये उसमें जो भी दर्शाया गया है उत्पादन, ये क्या है? उत्पादन दर है। अब इसी से संबंधित सवाल बनेंगे
और सारे सवालों का हमको 1 बाय 1 जवाब देना है। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन लिखा है सभी वर्षों में मिलकर कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव्स की औसत संख्या क्या है। पेन ड्राइव्स की औसत संख्या क्या है, अब ध्यान से समझिए। ये जितने भी है ना, जितने भी हैं ये सब हजार में है। ये किसमें है, उत्पादित दर जो है ये हजार में है, आप इसको समझ लीजिएगा, ये हजार में। तो ध्यान से समझिए, ये पहले मेन तो डेटा पढ़ना होता है। डीआई का मतलब होता है जब तक आप ग्राफ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, समझ लीजिए क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। अगर ग्राफ स्टडी कर ले रहे हैं तो समझिए कुछ है ही नहीं फिर डीआई में, आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो आप देख पा रहे हैं जो सीडी है वो 5 और 10 के बीच में है, यानी कि 7.5 है 2005 में। बट हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, तो कह रहा है सभी वर्षों में पेन ड्राइव्स बताना है। तो पेन ड्राइव्स मतलब ब्लैक वाला, सभी वर्षों में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीधे सीधे 15 पे दिख रहा है, तो ये हो गया आपका 15। फिर यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 10 और 5 के बीच दिख रहा है 7.5 दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2007 में कितना दिख रहा है, तो 2007 में दिख रहा है 15, फिर 15 दिख रहा है। उसके बाद देखिए 2008 में कितना दिख रहा है, तो 30 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 30। 2009 में कितना दिख रहा है, तो देखिए 20 और 15 के बीच में दिख रहा है, यानी 17.5 दिख रहा है। अब ध्यान से समझिए, इसका औसत निकालना है ना, कितना है ये 5 है। कितना, 5। आप चाहो तो या तो इसको पूरा काउंट कर लो फिर 5 से डिवाइड करो, या फिर चाहो तो 5 से डिवाइड करके ही काउंट करो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ध्यान से समझिए कैसे करना है। 5 से डिवाइड करेंगे 3, ये हो जाएगा आपका 2.5, ये आपका 3, ये आपका कितना 6, और ये कितना आपका, तो 5 3 15 25 25 3.5 हो जाएगा ये। चलिए अब ध्यान से समझिए, 5 3 15 2 बचा 25 हो गया, 10 में लगेंगे 5 25 25। आप ऐसे जोड़ लीजिए, 6 3 9 3 12 और 3.5 6 ही हो गया। तो 12 6 कुल टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3.5 और 2.5 कितना होता है, तो 6 होता है। 6 6 12, 12 3 15 और 15 3 18। तो इस तरीके से हो सकता है, यानी कि 18 आ रहा है। और अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 के 0। आप देखिए ऐसे कर सकते हो, 15 15 30, 15 15 30 और 30 60 हो गया, 60 हो गया। और उसके बाद 8 जोड़ना है 17 में, 17 8 25, 17 8 कितना हो गया 25। तो 60 और 25 कितना हो गया 85। कुछ गड़बड़ हो रहा होगा यहाँ पे जोड़ने में। 60 और 25 85, 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 17। यहाँ से भी 17 आना चाहिए। 5 3 15, तो सॉरी यहाँ पे आएगा देखिए 1, 1.5 गुना है ना, ये यहीं पे गड़बड़ हो रहा था। तो इसका भी मान कितना आ रहा था, टोटल जोड़ के 17 आ रहा था। और यहाँ पे हम 5 से 85 को काटेंगे तो 17 बार आए, तो यानी कि ये 17 हो गया। और ये हजार में सारा दिया हुआ है, तो यानी कि औसत कितना आ गया, 17,000 पेन ड्राइव औसतन क्या हो रही है, बन रही है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। आप एक बार पिछला फिगर देख लीजिए, तो हजार में दिया है, 5 साल का दिया है, टोटल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष 2006 और 2008 में मिलकर कंपनी के सभी उत्पादों की कुल कितनी संख्या का उत्पादन किया गया था। तो वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में मिलकर कंपनी के सभी उत्पादों की कुल कितनी संख्या का उत्पादन किया गया था। तो वर्ष 2006 और 2008 दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और सबको जोड़ना है। क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो जब सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे जोड़ना है। सभी उत्पादों को जोड़ना है, अलग अलग जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने का कला यहाँ पे आपको आना चाहिए। अगर जोड़ने का कला आपको आ रहा है तो समझ लीजिए कि ठीक है, नहीं तो फिर इसमें जोड़ने में ही बच्चे क्या कर लेते हैं, बहुत सारा समय खर्च कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे जोड़ेंगे।
अब अगर हम पहले CD से जोड़ना शुरू करें तो पहले CD को जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर तो वर्ष 2006 और 2008 में मिलकर कंपनी के सभी उत्पादों, तो वर्ष 2006 में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए 10 और 7 7.5, 10 7 17 17.5 और 15, 17.5 प्लस 15, 17.5 प्लस 15, ये हो गया आपका 15 दूना 30, 2 32.5। अब 2008 में चलते हैं तो 2008 में देखेंगे कितना हो गया, 25 और 30, 25 30 हो गया आपका कितना 55 और हो गया 20, 55 20 75, 75 जोड़ लेते हैं कितना हो गया 5 5 2 7 3 10, यानी कि 107.5। तो 107.5 में अगर 1000 से गुणा करोगे आप, 1000 से गुणा तो 107 फिर 5 होगा फिर 2 जीरो और आ जाएगा, क्योंकि 10 का 3 अंक लाना पड़ेगा क्योंकि 3 जीरो है, तो 2 जीरो और आ गया, यानी कि इसको कह सकते हैं 1,75,000। 1,75,000 टोटल क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था। तो इतने नॉर्मल से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट आपको देखिए कठिन क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ स्टडी करना ही कठिन लगेगा। ग्राफ स्टडी आप कर पा रहे हो, समझ लीजिए क्वेश्चंस बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा उत्पादित सीडी की संख्या और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना था। पहले सीडी का निकालना है और फिर उसके बाद किसका निकालना है, कीबोर्ड का। तो ध्यान से समझिए सीडी और कीबोर्ड का कैसे निकालेंगे आप। तो 2009 और 2005, 2005 में सीडी का निकालना है, 2005 में कीबोर्ड का निकालना है। तो 2009 में चलते हैं और हम पहले निकालेंगे सीडी। तो सीडी हमारा देखिए ये नीला वाला है, तो 2009 में कितना है, तो है कितना 25 और 20 के बीच में है, तो 22.5 कितना है 22.5 है, ये 22.5 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 2005 में कीबोर्ड की संख्या, तो 2005 में ये मोटी वाली लाइन यानी ऊपर 25 हो गया, इनका अनुपात बताना है। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप तो दशमलव है, हट जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ेगा। 25 से काटिए, 25 से करने 25, 25 9 225 होता है, आपको पता है, यानी कि ये आपका हो गया 10 अनुपात 9। इधर से पढ़ेंगे तो 9 अनुपात 10, यानी सीडी और कीबोर्ड का जो अनुपात आया, सीडी और कीबोर्ड का वो 9 अनुपात 10 आया। तो क्रम से पूछ रहा है, सीडी का पहले पूछ रहा है, कीबोर्ड का बाद में पूछ रहा है, तो 9 अनुपात 10 बोलेंगे। ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं, बट ग्राफ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ स्टडी कर पा रहे हो तो क्वेश्चन बहुत इजी से लगा भी पाओगे। चलिए आप देख पा रहे हैं कितना इजी वे में हम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, मतलब कि आप लोगों को लग ही नहीं रहा होगा कि हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं। डीआई जो कि बच्चे पूरा हवा बनाए रहते हैं कि बहुत कठिन होता है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है, लेकिन आप लोग देख पा रहे हो कितने इजी वे में हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते गए। पहला लेक्चर जो था हम लोगों का, पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें कम से कम क्वेश्चंस हम लोग लिए थे। क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिखा ही नहीं था, बट हम बस केवल हम उसको समझाए थे। समझाने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस किस तरीके का बनता है, बट हमें लगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखाना जरूरी है ताकि आप समझ पाओ और उसका नोट्स बना पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ एग्जाम से पहले। इस वजह से जो है इस लेक्चर में थोड़ा मेहनत लगता है क्वेश्चंस लगाने के पीछे, सारा सेटअप वगैरह करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा उसमें खर्च हो जाता है। लेकिन मैं फिगर भी बना रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस भी लगा रहा हूँ, उसके बाद उसमें फिगर से समझा के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इसलिए लगा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में ईजी रहेगा, उसको समझने में ईजी रहेगा। तो कैसा लग रहा है ये सब, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, वो कमेंट के जरिए हमें आप बिल्कुल बता सकते हो। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो भी आप पूछ सकते हो, उसको हम बाद में अलग एक्स्ट्रा क्लास के रूप में उसको कर लेंगे। डाउट का सेशन भी हम लोग कर सकते हैं, बट आप लोग कोई प्रॉब्लम पूछो तो उसके बाद हम लोग मतलब हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप देख रहे होंगे कि डीआई हम लोग सारा लगभग पढ़ ही चुके हैं, और फिर इसके बाद जो हम लोगों की चैप्टर शुरुआत होने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। बहुत सारे लोग जो हैं अभी इंतज़ार कर रहे होंगे शुरू से कि सर नंबर सिस्टम कब पढ़ाएंगे, तो नंबर सिस्टम अब पढ़ने की बारी आ गई है। अब हम लोग 1 बाय 1 जो है उसको पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। नंबर सिस्टम थोड़ा बड़ा सा चैप्टर होता है, थोड़ा लंबा चैप्टर होता है,
एकदम जीरो से उसको बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल तक पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं नमो सिस्टम ऊपर ऊपर से पढ़े रहते हैं बट अंदर की बात नहीं जानते। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए। देखिए कि कितनी तेज़ से ये महामारी फैल रही है। जान है तो जहान है, ये आप लोग जानते ही होंगे। ये बहुत बार मतलब लोगों के मुख से द्वारा सुना गया है। पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी चलती रहेगी। आज नहीं तो कल हम जॉब के लिए ट्राई कर लेंगे, बट जब जान नहीं रहेगी तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब होगा। इसलिए कहते हैं कि मतलब सतर्क रहिए और बच के रहिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।